गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यानमाला की श्रृंखला में oogenesis पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी की एक विशेष व्याख्यानमाला की एक विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है और इससे पूर्व में एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एग्स, एग मेम्ब्रेन्स, एग स्ट्रक्चर, क्लीवेज जैसे टॉपिक्स पर व्याख्यान दिए जा चुके हैं। आज का व्याख्यान जो मेरा है ये oogenesis पे रहेगा। इस टॉपिक में जो मुख्य कंटेंट मैं कवर करूंगा उसमें एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंडाशय में पाई जाने वाली प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ऑरिजिन एंड माइग्रेशन ऑफ प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, oogenesis की मैकेनिज्म, oogenesis का रेगुलेशन और लास्ट में शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में क्या डिफरेंस होता है इस पे मैं चर्चा करूंगा। अब क्वेश्चन है कि फीमेल मॉर्फोलॉजी, फीमेल मॉर्फोलॉजी का जो प्रजनन तंत्र है इसमें मुख्य रचनाएं अंडाशय होता है, अंडाशय के बाद में अंडवाहिनी होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और ये फिर यूट्रस में जाके खुलती है। यूट्रस के अंत में सर्विक्स होती है और सर्विक्स वेजिना में खुलती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स है इसमें, ओवेरी, ओविडक्ट, यूटिरस, सर्विक्स और वेजिना। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसमें एक अलग व्याख्यान है, वो बाद में मैं आपसे शेयर करूँगा। ये अंडाशय का जैसे हिस्टोलॉजिकल सेक्शन दिखाया है इसके अंदर ये oogenesis के जो स्टेजेस है, डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस है, जिसमें प्रारंभ में प्रिमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं, अंत में ये ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। ग्रेफिन फॉलिकल से फिर ओवुलेशन के द्वारा ओवम निष्कासित हो जाता है और ये रचना कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है और अंत में यह रचना जो डिस्ट्रॉय हो जाती है और पीरियोडिक साइकिल्स के द्वारा ये शरीर के बाहर निकल जाती है। अब क्वेश्चन है कि अंडाशय में पाई जाने वाली जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स है, आदि जनन कोशिकाएं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्या आदि जनन कोशिकाएं अंडाशय की खुद की सेल है या ये कहीं बाहर से प्रवास करके आती है? तो इस संबंध में अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह की डिवाइसेस, अलग अलग तरह की मैकेनिज्म है वो पाई जाती है। कुछ एनिमल्स की मैं यहाँ आपसे चर्चा करूंगा। जैसे एस्केरिस के अंदर जिन कोशिकाओं में होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं वे कोशिकाएं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। ड्रोसोफिला के अंदर पोलर प्लाज्म का सेग्रीगेशन होता है और जिन कोशिकाओं में पोलर प्लाज्म भरा रहता है वो कोशिकाएं अंत में आदि जनन कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। मछलियों में प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण एंडोडर्म्स के द्वारा होता है। एम्फीबिया में वेस्टल पोल पर विशेष पोलर प्लाज्म पाया जाता है और इस पोलर प्लाज्म युक्त एंडोडर्मल सेल्स अंत में प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। रेप्टाइल्स में इन कोशिकाओं की उत्पत्ति टेस्टिस के बाहर होती है, यानी दे आर एक्स्ट्रागोनेडल इन ऑरिजिन। पक्षियों के केस में ब्लास्टोडिस्ट का जो पश्च भाग होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्लास्टोडिस्ट, ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में कन्वर्ट होता है और स्तनधारियों में भी इसकी उत्पत्ति गोनेड्स के बाहर से होती है और ये भ्रूण के कॉडल एंड की एंडोडर्म से विकसित होती है। इन कोशिकाओं में सीडोपोडिया विकसित होते हैं, ये रक्त धारा के अंदर प्रवेश करते हैं और विकसित होते हुए अंडाशय में जाकर ये लास्ट में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए मैमल्स के केस में प्रिमोर्डियल जर्म सेल से उत्पत्ति के आधार पर एक्स्ट्रागोनेडल है, लेकिन लोकेशन के आधार पर यह गोनेडल है। तो इनकी उत्पत्ति अंडाशय के बाहर से होती है और अंत में ये विकसित हो रहे अंडाशय में आकर ये स्थापित हो जाती है। ये जैसे एक ग्राफिकल फिगर मैंने दिखाया एम्ब्रियो का,
ये एम्ब्रियो का एंटीरियर एंड है जिसको सिफेलिक एंड भी बोलते हैं। ये एम्ब्रियो का कॉडल एंड है और इस कॉडल एंड की एंडोडर्म से ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल सेपरेट होती है और ये फिर विकसित होते हुए भ्रूण की ओवरी में जाकर ये स्थापित हो जाती है। ये यहाँ प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का जैसे माइग्रेशंस दिखाया है और ये माइग्रेट करके ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। इस एम्ब्रियो के अंडाशय में जाकर ये स्थापित हो जाती है। ये लास्ट स्टेज है, माइग्रेशन की लास्ट स्टेज, और इसमें डेवलपिंग हो रहा जो गॉनट है जो कि प्रारंभ में रिज के रूप में होता है, बड के रूप में होता है। इस जेनाइटल रिज के अंदर ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स आके है वो स्थापित हो गई है और उसके बाद में ये फिर oogenesis की प्रक्रिया में भाग लेती है। आपको ये ध्यान रहे कि oogenesis जो होता है ये भ्रूणी अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। oogenesis की 3 प्रावस्थाएं हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। और oogenesis की जो मल्टीप्लीकेशन फेज है ये भ्रूणीय प्रावस्था में ही स्टार्ट हो जाती है। ये इसकी एक विशेषता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ oogenesis, इस स्टेप पे मैं फोकस करूंगा और आज के इस व्याख्यान वाले में ये जो स्टेप है ये बहुत डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। oogenesis 3 पदों में संपन्न होता है। oogenesis is completed into 3 steps. First step is multiplication phase या गुणन प्रावस्था। सेकेंड इज ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। थर्ड इज मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। इन तीनों स्टेप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक आपसे डिस्कस करूंगा। ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया है इसमें और साथ साथ में अंडाशय में कोलैबोरेटिव जो साइकिल चलती है सिंक्रोनाइजेशन की, उसका इज oogenesis के साथ इसमें एक तरह से कंपेयर किया है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होगा कि जर्मिनल सेल्स जो होती है ये बार बार डिवाइड होती है और ये सारी कोशिकाएं द्विगुणित प्रकार की होती है। इनको oogonia के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ फेज में oogonia की साइज बड़ी हो जाती है और इस बड़ी आकार की कोशिका को प्राइमरी oocyte के नाम से जाना जाता है। ये भी डिप्लॉइड प्रकार की होती है। फिर मैच्योरेशन फेज में इसमें 2 मियोसिस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल बड़ी बनती है जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ये अगुणित होती है, और एक छोटी सेल बनती है जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलोसाइट के नाम से जाना जाता है। मियोसिस सेकेंड में सेकेंडरी oocyte जो होता है ये एक बड़ी सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे ओवम बोलते हैं, और बाकी की इसमें 3 छोटी सेल्स बनती है जिनको सेकेंड पोलर बॉडी या सेकेंड पोलोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये सारी स्टेज ओवरी में जो पीरियोडिक साइकिल की जो स्टेजेज होती है, सीक्वेंस स्टेज, उसके अंदर साथ ही इसका सिंक्रोनाइजेशन होता है, क्योंकि ओवरी में जो पीरियोडिक साइकिल होती है उसमें सबसे पहले प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। उसके बाद ओवुलेशन होने बाद में ये रचना खोखली हो जाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये फिर ब्लड से भर जाते हैं, उसे कॉर्पस हीमोरेगिकम कहते हैं, और लास्ट में वेस्टिजियल रचना में कन्वर्ट हो जाती है और अंत में फिर बॉडी के बाहर ये पीरियोडिक साइकिल्स के रूप में ये निष्कासित हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन या गुणन प्रावस्था। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का मल्टीप्लिकेशन भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही प्रारंभ हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिमोर्डियल जर्म सेल स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं माइटोसिस के द्वारा, और इस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जो सेल्स बनती है वो oogonia कहलाती है। यद्यपि सभी oogonia oogenesis में भाग नहीं लेते हैं। जितने oogonia बनते हैं एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल से, उसमें केवल एक oogonia oogenesis में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी की जो कोशिकाएं होती है वो या तो नर्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है या फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है या कई बार दोनों में ही कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन फेज में मान लीजिए प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में 4 बार माइटोसिस हुआ। अब 4 बार माइटोसिस हुआ तो इसके अंदर कुल 16 कोशिकाएं बनती है, और इन 16 कोशिकाओं में एक कोशिका प्राइमरी oogonia कहलाती है, और बाकी की जो 15 सेल्स हैं वो या तो नर्स कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है या
फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है अथवा दोनों ही में कन्वर्ट हो जाती है। और ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे मेंढक का टेडपोल लार्वा है तो यदि टेडपोल लार्वा फीमेल है तो उसकी ओवरी में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मनुष्यों के केस में यदि लड़की गर्भावस्था में गर्भाशय डेवलप हो रही है तो इस बच्ची के अंदर जो ओवरी डेवलप हो रही है उस ओवरी के अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन की खास विशेषता है। हाँ, इसके बाद है फिर ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है oogenesis की, और oogenesis की ये सबसे लंबी प्रावस्था है। और अपने स्त्रियों के केस में तो ग्रोथ फेज जो होती है वो 45 साल तक भी हो सकती है, क्योंकि अंडा जो डेवलपिंग स्टेज है वो डोरमेंट स्टेज में पड़ी रहती है। उसका सेल डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाता है। तो कई बार तो 45 ईयर्स तक, क्योंकि स्त्रियों में जब तक मीनोपॉज स्टार्ट नहीं होता है तब तक ये अरेस्टेड स्टेज में अंदर पड़ी रहती है। आफ्टर ग्रोथ ओगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte। तो मल्टीप्लिकेशन दर के जो ओगोनिया बने थे ये ओगोनिया वृद्धि करके आकार में बड़े हो जाते हैं, और इन बड़े आकार की सेल्स को प्राइमरी oocyte के नाम से जाना जाता है। मल्टीप्लिकेशन में बनने वाली सारी कोशिकाएं द्विगुणित प्रकार की होती है। ग्रोथ फेज में भी बनने वाली सारी कोशिकाएं द्विगुणित प्रकार की होती है। और ग्रोथ जो है ये एक टू फोल्ड प्रोसेस है। ग्रोथ इज ए टू फोल्ड प्रोसेस एंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज विच इज पर्पजफुल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन उठता है कि ग्रोथ फेज का मकसद क्या है, आकार बड़ा होने से फायदा क्या होगा। तो प्राइमरी oocyte की जब साइज बढ़ जाती है तो यहाँ पर पृष्ठ सतह और आयतन का अनुपात बढ़ता है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो जब बढ़ जाता है तो गैसों का विनिमय आसान हो जाता है। उपापचय क्रियाएं हैं उनके अंदर हेल्पफुल होती है, उनके अंदर ये सहायता मिलती है। ग्रोथ फेज जैसे मैंने बताया बहुत लंबी होती है। शुक्राणु जनन की तो ग्रोथ फेज बहुत छोटी होती है, लेकिन oogenesis में ग्रोथ फेज बहुत लंबी होती है। और इस ग्रोथ फेज को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो प्री विटेलोजेनेसिस, सेकेंड स्टेज है विटेलोजेनेसिस। यहाँ पर विटेलोजेनेसिस का अर्थ है योग का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ योग। तो प्री विटेलोजेनेसिस जो प्रावस्था है ये योग के संश्लेषण से पहले की प्रावस्था है, और इसमें योग संश्लेषण की पहले से तैयारियां होती है। योग संश्लेषण के लिए क्या क्या तैयारियां होती है उस आधार पर प्री विटेलोजेनेसिस की भी दो फेज हैं। एक तो न्यूक्लियर प्री विटेलोजेनेसिस जिसमें केंद्र के अंदर क्या क्या परिवर्तन होगा उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, और साइटोप्लाज्म में परिवर्तन होते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। सो ग्रोथ फेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री विटेलोजेनेसिस which is the prior phase of yolk synthesis, yolk deposition and vitellogenesis। और प्री विटेलोजेनेसिस के भी दो पार्ट हैं, न्यूक्लियर प्री विटेलोजेनेसिस और साइटोप्लाज्मिक प्री विटेलोजेनेसिस। हाँ, अब प्री विटेलोजेनेसिस का पहला पार्ट, केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होने वाले परिवर्तन, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि केंद्र में कई तरह की ड्रास्टिक चेंजिंग होती है। केंद्रक में सबसे पहला जो परिवर्तन है, केंद्र का आकार बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस बिकम्स लार्ज विच इज नाउ कॉल्ड एज जर्मिनल वेसिकल्स। तो प्राइमरी oocyte का जो केंद्रक है उसका आकार बड़ा हो जाता है, और इस बड़े आकार के केंद्रक को जर्मिनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो ये प्राइमरी oocyte है और इसके अंदर ये केंद्रक है, केंद्र के अंदर ये केंद्रिका है। तो केंद्र का जो आकार है ये अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, और इस बड़े आकार के केंद्र को जर्मिनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ पर समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है, क्योंकि प्राइमरी ओगोनिया है उसमें क्रोमोसोम के दो सेट है, एक सेट मदर का एक सेट फादर का, या यूँ कह सकते हैं इसके अंदर दो जीनोम है, एक मैटरनल जीनोम और एक पैटर्नल जीनोम। तो यहाँ पर मदर और फादर से जो क्रोमोसोम्स आए हैं वो क्रोमोसोम आपस में युग्मन करते हैं, सिनेप्सिस करते हैं, और सिनेप्सिस के द्वारा समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अब चूंकि सिनेप्सिस की जो घटना है ये
प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन में होती है। इसका मतलब ग्रोथ फेज में मियोसिस एक्चुअल में स्टार्ट हो गया है, ग्रोथ फेज मैचुरेशन में स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें प्राइमरी oocyte है वो जाइगोटिन स्टेज में है। इसका मतलब ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था है और अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। तो केंद्र का आकार बड़ा हो जाता है। इस बड़े आकार के केंद्र को जर्मिनल वेसाइकल्स कहते हैं। समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इसका मतलब डेवलपिंग स्टेज है वो जाइगोटिन प्रावस्था में है। यहाँ पर सेल डिवीजन जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है। विभाजन एक बार अवरुद्ध हो जाएगा डिप्लोटिन स्टेज में आकर। क्यों प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस होती है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटिन स्टेज तक यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, उसका दिन ये डिवीजन जो होता है ये रुक जाता है। समजात गुणसूत्र जो होते हैं ये लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समजात गुणसूत्रों में जितनी भी न्यूक्लियोसोम इकाइयाँ होती है, न्यूक्लियोसोम में जो लिपटा हुआ डीएनए होता है ये यहाँ पर खुल जाता है और दोनों तरफ इसमें लूप बन जाते हैं। लूप बनने से गुणसूत्र की आकृति ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई बोतल साफ करने की ब्रश हो। इसलिए इस गुणसूत्रों को लैम्ब्रोस क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर लूप बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जीन सक्रिय हो रहे हैं। तो जीन एम्प्लीफिकेशन की ये परिघटना है, जीन एक्टिवेशन की ये परिघटना है और इसका मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेंजर आरएनए का यहाँ पर संश्लेषण किया जाए। तो सेल डिवीजन डिप्लोटिन स्टेज में रुक जाता है। समजात गुणसूत्र लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो ये लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स हैं और एक ये स्पेशल लूप दिखाया है। तो इस तरह हजारों लूप जब बन जाते हैं तो गुणसूत्र बोतल साफ करने वाली ब्रूस के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स का नाम दिया है। इसके बाद लैम्ब्रोस क्रोमोसोम का जो लूप का जो डीएनए है इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसफर आरएनए बनता है, आरआरएनए बनता है। तीनों प्रकार के आरएनए का यहाँ पर संश्लेषण होता है और यह घटना कहलाती है जीन एम्प्लीफिकेशन। और इसके मैसेंजर आरएनए जो बनेगा उस मैसेंजर आरएनए का 10% जो पार्ट होता है वो इन्फॉर्मोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फॉर्मोसोम्स का निर्माण कैसे होगा? इस मैसेंजर आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन्स का एक आवरण बन जाता है, यानी मैसेंजर आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन्स, और ये रचना कहलाती है इन्फॉर्मोसोम्स। और इन इन्फॉर्मोसोम्स का उपयोग क्लीवेज के दौरान, क्लीवेज के जो स्टार्टिंग जो डिविजन्स हैं, क्योंकि विदलन की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है उसमें इंटरफेज बहुत छोटी होती है और उनकी इंटरफेज में केवल एस फेज पाई जाती है, G1 और G2 स्टेज नहीं होती है। तो उस एस फेज में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इन इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा ही होता है। न्यूक्लियोलस की आकृति बढ़ जाती है और इसमें प्राइमरी oocyte जो होता है वो टेट्राप्लॉइड स्टेज में होता है। तो ये कुछ केंद्रक में होने वाले परिवर्तन है। एक बार मैं फिर आपसे डिस्कस कर दूं। केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। बड़े आकार के केंद्रक को जर्मिनल वेसाइकल्स कहते हैं। समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है। समजात गुणसूत्र लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जीन का एम्प्लीफिकेशन होता है और तीनों प्रकार के आरएनए यहाँ पर बनते हैं, लेकिन 10% आरएनए इन्फॉर्मोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो थे केंद्रक में होने वाले परिवर्तन। अब प्री विटेलोजेनेसिस में केंद्रक के साथ साथ इसके साइटोप्लाज्म में भी परिवर्तन होते हैं। और साइटोप्लाज्म में जैसे आप जानते हो कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। यहाँ पर गोल्जी बॉडीज मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, अंतःप्रदेश जालिकाएं मिलती है, राइबोसोम्स मिलते हैं और लगभग सभी कोशिकीय अंगों में थोड़ा बहुत परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो साइटोप्लाज्मिक प्री विटेलोजेनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक तरह के सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं। इनमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, इनमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जब लगातार बढ़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपॉन न्यूक्लियर डीएनए इसका जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन या ड्यू टू डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपॉन न्यूक्लियर डीएनए इसकी अमाउंट बढ़ती है, क्यों केंद्रक में जो डीएनए उसकी मात्रा तो निश्चित है
और माइटोकॉन्ड्रिया लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपन न्यूक्लियर डीएनए का अनुपात जो होता है वो इस स्टेज में बढ़ जाता है। और अंतःपर्दी जालिकाओं, विशेषकर जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। गोल्जी बॉडी जो होते हैं, अब गोल्जी बॉडी है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। शुक्राणु में गोल्जी बॉडी के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है, लेकिन oocyte के अंदर गोल्जी बॉडी के द्वारा कॉर्टिकल कणिकाएं बनती है। इन कॉर्टिकल कणिकाओं में एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा रहता है। जो जो गोल्जी बॉडी के द्वारा कॉर्टिकल कणिकाएं बनती है, ये कॉर्टिकल कणिकाएं परिधि की तरफ माइग्रेट करती है और oocyte की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे जाकर ये स्थापित हो जाती है। तो जो ही कॉर्टिकल कणिकाएं परिधि में प्लाज्मा झिल्ली के नीचे जाकर एस्टेब्लिश हो जाएगी, अंडे में एक प्रकार का कॉर्टेक्स बन जाता है। इसलिए oocyte का परिधि वाला जो भाग है वो कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा, और बीच का जो सेंट्रल पार्ट है वो मेडुला के नाम से जाना जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हो, ये सक्सेसिव फिगर्स दिखाए हैं, इसमें फ्लोरिसेंट टेक्नोलॉजी के फोटोग्राफ्स हैं। और यहाँ पर जैसे गोल्जी बॉडीज के द्वारा कॉर्टिकल कणिकाएं बनती है, और जो जो कॉर्टिकल कणिकाएं बनती है वो परिधि की तरफ माइग्रेट करके अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे जाकर ये स्थापित हो जाती है। इस फिगर में आप देख रहे हो, प्लाज्मा झिल्ली के नीचे ये जैसे कोई एलईडी लाइट जैसे जल रही हो, उस तरह के ये कंप्लीट रिंग के रूप में ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये सभी कॉर्टिकल कणिकाएं हैं। तो ये अंडे का कॉर्टेक्स है, और बीच वाला जो पार्ट है ये अंडे का मेडुला है। प्री विटेलोजेनेसिस के बाद में सेकेंड पार्ट है ग्रोथ फेज का, विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस में क्या होगा, यहाँ पर योग का संश्लेषण होता है और योग का निक्षेपण होता है। इन दिस फेज देयर इज सिंथेसिस ऑफ योग एंड डिपोजिशन ऑफ योग। इन दिस फेज देयर इज सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ योग टेक प्लेस। यह टास्क कई विधियों के द्वारा संपादित हो सकता है, क्योंकि oocyte में वृद्धि होनी है। वृद्धि होने के कई तरीके हो सकते हैं। वृद्धि होने के मुख्यतया 4 या 5 तरीके यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। बाई सॉलिटरी oocyte, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें oocyte स्वयं अपने योग का संश्लेषण करता है, लेकिन इस विधि द्वारा संश्लेषित योग की मात्रा बहुत कम होती है, तो सॉलिटरी oocyte के द्वारा ग्रोथ हो सकती है। बाई फ्यूजन ऑफ oocyte है। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी डेवलपिंग oocyte है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन में जितने भी ओगोनिया बने हैं, मान लीजिए 20-30 जितने भी ओगोनिया बने हैं, वो सारे ओगोनिया यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म एक हो जाता है, और एक केंद्रक को छोड़कर बाकी केंद्रक यहाँ पर डैमेज हो जाएंगे या उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब इतने सारे ओगोनिया आपस में फ्यूज होते हैं तो डेवलपिंग oocyte की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। और फ्यूजन के द्वारा ग्रोथ की जो विधि है ये हाइड्रा के अंदर पाई जाती है, ट्यूबुलेरिया के अंदर पाई जाती है। बाई नर्स सेल, अब इंसेक्ट में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में जितने भी ओगोनिया बने उसमें एक ओगोनिया तो oogenesis में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बाकी के जो ओगोनिया है वो नर्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये नर्स सेल डेवलपिंग oocyte के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी रहती है। तो कीटों के अंदर नर्स कोशिकाओं का जो पोषक पदार्थ होता है, उनका साइटोप्लाज्म है, उनका प्रोटोप्लाज्म है, उनके राइबोसोम्स हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, वो नर्स सेल से डेवलपिंग oocyte में धीरे धीरे स्थानांतरित होते जाते हैं। तो जो जो इन पोषक पदार्थ का ट्रांसफर होता है, नर्स कोशिकाएं सिकुड़ती जाती है, इनका आकार छोटा होता जाता है, और oocyte की साइज जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो नर्स सेल्स के द्वारा जो ग्रोथ है ये इंसेक्ट के केस में पाई जाती है। भाई फॉलिकल सेल्स, इस विधि द्वारा ग्रोथ स्तनधारियों में पाई जाती है। अब चूंकि स्तनधारियों में योग का संश्लेषण अंडाशय में नहीं होता है, योग का संश्लेषण मदर के लीवर में होता है। मदर के लीवर में हिपैटिक सेल्स में जो योग बनेगा, ये योग ब्लड के अंदर आता है, ब्लड के द्वारा ये प्रवाहित होके अंडाशय के अंदर आता है, अंडाशय से ये फॉलिकल सेल्स में प्रवेश करता है, और फॉलिकल सेल जो होती है वो oocyte के साथ माइक्रोलाई के द्वारा जुड़ी रहती है। तो फॉलिकल सेल से ये जो योग के मॉलिक्यूल है ये डेवलपिंग oocyte के अंदर ये स्थानांतरित हो जाते हैं।
तो मैमल्स के अंदर फॉलिकल सेल्स और oocyte के बीच में इनका ट्रांसफर होता है, इसकी विधि के द्वारा ग्रोथ होती है। और बाय योग ट्रांसपोर्ट, ये विधि भी यूथेरियन मैमल्स में जैसे पाई जाती है, और इसमें सीक्वेंस वही रहेगी। मदर के अंदर योग का निर्माण हुआ, ये योग ब्लड में आया, ब्लड से ये ओवेरियन आर्टरी में आया, ओवेरियन आर्टरी से ओवरी में आया, ओवरी से ये फॉलिकल सेल्स में आया, और फॉलिकल सेल से ये प्राइमरी oocyte के अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है। ये मैमल्स की जैसे सेल दिखाई है इसमें, ये यहाँ पर बीच में डेवलपिंग oocyte है, इसके चारों तरफ ये फॉलिकल सेल्स हैं, और फॉलिकल सेल्स है ये माइक्यूलाई के द्वारा यहाँ पर कनेक्टेड होती है, तो माइक्यूलाई के द्वारा यहाँ पर योग का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। हाँ, अब इसमें जो कनेक्शन जो है फॉलिकल, इसमें नर्स सेल और डेवलपिंग oocyte, इसमें कनेक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। कई बार तो नर्स कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से डेवलपिंग oocyte के अंदर खुल जाती है। इस तरह का जो एसोसिएशन होता है इसे टीलोट्रॉफिक एसोसिएशन बोलते हैं। और कई बार नर्स सेल्स इनडायरेक्टली डेवलपिंग oocyte से जुड़ी रहती है, वो एसोसिएशन पॉलीट्रॉफिक एसोसिएशन कहलाता है। इसलिए कीटों के अंदर दो तरह का एसोसिएशन जो है, संगठन है, वो देखने को मिलेगा। एक तो टीलोट्रॉफिक टाइप का, एक पॉलीट्रॉफिक टाइप का। टीलोट्रॉफिक टाइप में क्या होता है कि जितनी भी नर्स सेल होती है वो प्रत्यक्ष रूप से डेवलपिंग oocyte के द्वारा कनेक्ट रहती है। लेकिन पॉलीट्रॉफिक ओवेरी में क्या होगा, जितनी भी नर्स सेल होती है वो डेवलपिंग oocyte के साथ इनडायरेक्टली अटैच रहती है, और यहाँ पर नर्स सेल और डेवलपिंग oocyte के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होता है, चैनल होता है, इसको फ्यूजोम्स के नाम से जाना जाता है। और इन फ्यूजोम्स के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, पोषक पदार्थ है, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, वो इन फ्यूजम्स के द्वारा इसके अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। जो जो ट्रांसफर होता है oocyte की साइज बढ़ती रहती है। इसलिए इसमें ध्यान रहे, कीटों में दो तरह का एसोसिएशन देखने को मिलेगा, टीलोट्रॉपिक जिसमें नर्स सेल डायरेक्टली जुड़ी है, और पॉलीट्रॉपिक जिसमें नर्स सेल्स इनडायरेक्टली जुड़ी है। अब क्वेश्चन है कि योग का केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकता है। तो जनरली योग में 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, 16.7% प्रोटीन होता है, 32.6% वसा होती है, 48.7% इसके अंदर पानी होता है। कुछ प्राणियों के योग में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट की मात्रा कम होती है, इस तरह का योग प्रोटीन योग कहलाएगा। कुछ अंडों के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इस तरह का योग फैटी योग कहलाता है। तो कंटेंट की बेसिस पे योग दो प्रकार का हो जाता है, प्रोटीनेशियस योग और फैटी योग। अब ये जो योग है किस रूप में मिलेगा, कई बार ये योग छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, तब इसे ग्रेनुलर योग कहते हैं। कई बार ये छोटी छोटी प्लेटों के रूप में पाया जाता है, तब इसे प्लेट योग कहते हैं। तो ये सिंपल नॉलेज है योग के बारे में। तो योग में 1% कार्बोहाइड्रेट, 16.7% प्रोटीन, 32.6% फैट, 48.7% वाटर। और प्रोटीन जब फैट से ज़्यादा होगा तो इसे प्रोटीन योग बोलेंगे, फैट जब प्रोटीन से ज़्यादा होगा तो इसे फैटी योग बोलेंगे। और ये दोनों योग कणिकाओं के रूप में हो सकते हैं और प्लेट के रूप में हो सकते हैं। तो इस प्रकार oogenesis में ग्रोथ फेज जो है ये बहुत लंबी होती है, और अपने मनुष्यों के केस में देखें तो ग्रोथ फेज जो है वो 12-13 साल से लेकर 50 साल तक हो सकती है। अब इसके बाद मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में डायरेक्ट मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस से पहले डेवलपिंग oocyte के अंदर कई तरह के ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को मैं 4 कैटेगरीज में जैसे शेयर करूंगा। एक तो मियोसिस से पहले oocyte में ध्रुवता स्थापित होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी। इस oocyte के अंदर सममितता स्थापित होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स। और जब oocyte में पोलैरिटी बन जाती है, सिमेट्री बन जाती है, कॉर्टेक्स की स्थापना हो जाती है,
उसके बाद में फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड है वो संपादित होता है। अब पोलैरिटी कैसे बनती है, सिमेट्री कैसे बनती है, कॉर्टेक्स की स्थापना कैसे होती है, सेल डिवीजन कैसे होता है, इस पे मैं एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी। अब क्वेश्चन है कि पोलैरिटी क्या है, ध्रुवता क्या है, एनिमल पोल कहाँ होता है, वेस्टल पोल कहाँ होता है, एनिमल पोल में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, वेस्टल पोल में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। और कोई भी अंडा हो, कोई भी ओवम हो, उसके अंदर एक तरफ हमेशा एनिमल पोल मिलेगा और इसके अपोजिट एंड में वेस्टल पोल मिलेगा। अब एनिमल पोल को कैसे पहचानोगे, तो अंडे के जिस पार्ट में साइटोप्लाज्म हो वो एनिमल पोल है, अंडे के जिस पार्ट में योक हो वो वेस्टल पोल है, अंडे के जिस पार्ट में पिगमेंट पाए जाते हैं वो एनिमल पोल है, जिस पार्ट में पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं वो वेस्टल पोल है, अंडे के जिस पार्ट में पीएच का मान ज्यादा हो वो एनिमल पोल है, जहां पर पीएच का मान कम हो वो वेस्टल पोल है, अंडे के जिस भाग में ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा हो वो एनिमल पोल है, जहां पर कम ऑक्सीजन सप्लाई हो वो वेस्टल पोल है, अंडे के जिस भाग में ब्लड सप्लाई मैक्सिमम हो वो एनिमल पोल है, जहां ब्लड सप्लाई मिनिमम हो वो वेस्टल पोल है, अंडे के जिस भाग में उपापचय की दर ज्यादा हो वो एनिमल पोल है, और जहां पर मेटाबॉलिज्म की रेट कम हो वो वेस्टल पोल है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। तो एनिमल पोल में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी, एनिमल पोल में साइटोप्लाज्म होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं, पीएच का मान ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होता है, ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होती है, उपापचयिक दर यहाँ पर ज़्यादा होती है। और स्क्रूट्स प्राणियों में तो एनिमल पोल जो होता है, एनिमल पोल जैसे अंगूर पेड़ से किस तरह लगे रहते हैं गुच्छे में, सेब किस तरह लटकी रहती है, उस तरह एक छोटी डंठल के समान रचना एनिमल पोल के द्वारा जुड़ी रहती है, और इस डंठल नुमा रचना को यॉर्क स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो कई बार तो मेंढक के जैसे अंडे हैं, मेंढक के अंडे में एनिमल पोल पर एक छोटा स्पॉट दिखाई देता है, उस स्पॉट को यॉर्क स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो अंडे के अंदर डेवलपिंग oocyte के अंदर सबसे पहले ध्रुवता की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी। अब पोलैरिटी बनने के बाद में इसमें सममितता की स्थापना होगी। अब कोई भी सेल्स हो, कोई भी एनिमल्स हो, उसके अंदर 3 से ज़्यादा सिमेट्री जो होती है वो देखने को मिलती है। अब चूंकि यहाँ पर अपन डेवलपिंग एग की स्टेजेस देख रहे हैं, तो इस डेवलपिंग oocyte के अंदर लेफ्ट और राइट सिमेट्री मिलेगी। अंडे का लेफ्ट पार्ट है, अंडे का राइट पार्ट है। इस अंडे के अंदर डोर्सो वेंट्रल सिमेट्री देखी जा सकती है, डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट। इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर सिमेट्री मिलती है। एंटीरियर पार्ट है वो जनरली एनिमल पोल है, पोस्टीरियर पार्ट है ये जनरली वेस्टल पोल है। और अडल्ट के अंदर एक समीपस्थ दूरस्थ सिमेट्री और पाई जाती है, प्रॉक्सिमल डिस्टल सिमेट्री। अंडे के अंदर तो केवल 3 सिमेट्री है, लेफ्ट राइट एक्सिस, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और एम्ब्रियो के अंदर जब ऑर्गेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो प्रॉक्सिमल डिस्टल सिमेट्री है वो और इसके अंदर डेवलप हो जाती है। अब संमितता के साथ साथ इसमें कॉर्टेक्स का भी भेदन होता है, और ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि उस साइट में जो गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी बॉडीज के द्वारा कॉर्टिकल कणिकाएं बनती है। ये कॉर्टिकल कणिकाएं अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे जाकर स्थापित हो जाती है, और परिधि वाला जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और सेंटर वाला जो पार्ट है वो मेडुला में या एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अंडे की जो कॉर्टेक्स होती है, इसके अंदर 3 मेन पार्ट है इसमें। एक तो इसका सरफेस कोट, सरफेस कोट से मतलब है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो कोई आवरण है वो आवरण सरफेस कोट के नाम से जाना जाएगा। oocyte की प्लाज्मा झिल्ली और oocyte का एक्टोप्लाज्म यानी परिधि वाला जो कोशिका द्रव्य है, इन तीनों पार्ट से मिलकर ये एग कॉर्टेक्स बनती है। एग की सरफेस कोट प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस एक्टोप्लाज्म, इन तीनों से मिलके जो पार्ट होगा वो कॉर्टेक्स कहलाएगा। और इसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स पाई जाती है, माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, इसके अंदर टेंसाइल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि अंडे की सरफेस प्रॉपर्टी है वो भी करेक्टरिस्टिक्स होती है, काफ़ी विशेषता युक्त होती है, और इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के कारण ही फर्स्ट क्लीवेज जब होता है तो उसमें क्लीवेज खांच बनने में इन मॉलिक्यूल्स की सहायता मिलती है।
हाँ, इस oocyte का केंद्रीय भाग जो है इसको एंडोप्लाज्म बोलेंगे या मेडुला बोलेंगे। और इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक है, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रजालिका है, राइबोसोम्स है। तो ये कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन। और कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन जब हो जाता है तब इसके बाद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन दो फेज में कंप्लीट होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। और सेल जब डिवाइड होती है तो इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है, इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और केंद्रक के विभाजन के बाद में फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल है, यानी केंद्रक बराबर बराबर डिवाइड होगा और दोनों केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या भी समान होगी। लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो असमान है। तो मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस इज इक्वल बट साइटोकाइनेसिस इज अनइक्वल। अब कोशिका द्रव्य का जब असमान विभाजन होता है तो इसमें एक सेल बड़ी बनती है, एक सेल छोटी बनती है। और मियोसिस फर्स्ट में जो बड़ी सेल्स बनती है इसको सेकेंडरी oocyte के नाम से जाना जाता है, और जो छोटी सेल बनती है इसको फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों ही सेल्स में मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड में कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल है, सेकेंडरी oocyte में भी केंद्रक बराबर बराबर डिवाइड होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी में भी केंद्रक बराबर बराबर डिवाइड होगा। लेकिन कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है ये सेकेंडरी oocyte में तो असमान होता है लेकिन पोलर बॉडी में समान होता है। So in meiosis second, karyokinesis is equal in both secondary oocyte and polar body। लेकिन oocyte के अंदर सेकेंडरी oocyte में साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगा और पोलर बॉडी के अंदर ये इक्वल होगा। तो इस तरह यहाँ पर एक सेल बड़ी बनती है जिसे ओवम बोलते हैं और तीन सेल छोटी बनती है जिन्हें सेकेंड पोलर बॉडीज बोलते हैं। तो यहाँ पर oogenesis के दौरान एक प्रिमोर्डिज्म सेल से जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट में क्या हो गया, एक ओवम प्लस तीन पोलर बॉडीज प्लस बाकी की जितनी भी सेल्स हैं वो या तो नर्स सेल होगी या फॉलिकल सेल्स होगी। तो ये oogenesis का ओवरऑल यहाँ पर प्रोडक्ट है। वन PGC इज कन्वर्टेड इनटू वन ओवम प्लस थ्री पोलर बॉडीज प्लस जितनी भी रिमेनिंग सेल्स हैं वो या तो नर्स सेल्स के रूप में है या फॉलिकल सेल्स के रूप में है या कुछ प्राणियों में दोनों ही रूपों में ये पाई जाती है। ये इसमें ग्राफिकल फिगर जैसे दिखा है इसमें उगोनिया के अंदर माइटोसिस होता है, ग्रोथ फेज में इसकी साइज बढ़ जाती है, इसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte फिर मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में जो बड़े आकार की सेल्स बनती है इसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं। छोटे आकार की जो सेल्स बनती है इसको फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलोसाइट के नाम से जाना जाता है। फिर मियोसिस सेकेंड होता है, तो मियोसिस सेकेंड में जो बड़े आकार की सेल्स बनेगी ये तो ओवम है, और छोटे आकार की जो सेल्स बनती है ये सेकेंड पोलर बॉडीज के नाम से जानी जाती है। इस फिगर में फॉलिकल में होने वाले चेंजेज को साथ साथ में जैसे कंपेयर किया इसमें, तो oogenesis में सबसे पहले उगोनियम, इसके अंदर माइटोसिस चलता रहता है यानी मल्टीप्लीकेशन फेज, और यहाँ पर जितनी भी सेल्स है वो सारी की सारी द्विगुणित है। ग्रोथ फेज में इसका आकार बड़ा होने लग जाता है और बड़े आकार की ये सेल्स है इसको प्राइमरी oocyte के नाम से जाना जाता है, ये भी द्विगुणित प्रकार की होती है। अब इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में एक सेल बड़ी बनेगी एक सेल छोटी बनेगी। बड़ी सेल है इसको सेकेंडरी oocyte के नाम से जाना जाएगा, छोटी सेल है इसको फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी oocyte के बाद में फिर मियोसिस सेकेंड होता है और मियोसिस सेकेंड के अंदर ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडीज बनती है। और अब यहाँ पर कुछ प्राणियों में तो जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है यानी शुक्राणु की एंट्री का जो प्रोसेस है वो कई बार सेकेंडरी oocyte स्टेज में हो जाता है। कोई जो नहीं, ओवम बनने के बाद में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। इन इवेंट्स को ये फॉलिकल्स की ग्रोथ के साथ सिंक्रोनाइज किया है। तो ओवरी के अंदर सबसे पहले जैसे प्रिमोर्डियल फॉलिकल है वो बनता है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है,
फिर ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। मैच्योर फॉलिकल को ग्रेफिन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। इस ग्रेफिन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज होता है तो ये रचना खोखली हो जाती है। इसको कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम में फिर प्रेगनेंसी यदि नहीं होती है तो ये ब्लड से भर जाती है, उसे कॉर्पस हीमोरेगिकम कहते हैं। और लास्ट में वो डैमेज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और छोटे छोटे पार्ट के रूप में ये फिर शरीर के द्वारा निष्कासित होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियोडिक साइकिल जो होती है वो एक सिस्टमेटिक वे में चलती रहती है। ये भी लगभग उसी तरह का एक फिगर है इसमें। एज एम्ब्रियो अंटिल मीनोपॉज, ओवेरी, ओवेरी के अंदर प्रिमोर्डिज्म सेल्स हैं, ये ओगोनिया में कन्वर्ट होती है। ओगोनिया प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है और मियोसिस फर्स्ट जो होता है कंप्लीट होता है। फिर पिट्यूटरी द्वारा एफएसएच हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। एफएसएच स्रावित होता है तो oogenesis का प्रोसेस दोबारा स्टिमुलेट होता है और इसमें सेकेंड oocyte बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और मियोसिस सेकेंड है, ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा स्टिमुलेट होता है और इसके अंदर एक ओवम बनता है और पोलर बॉडीज बनती है। तो इस तरह oogenesis का प्रोसेस 3 पार्ट में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में प्रिमोर्डिज्म सेल्स द्वारा माइटोसिस के द्वारा oogonia बनेंगे। ग्रोथ फेज में oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। मैच्योरेशन फेज में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होता है। अब ये जो ओवम बन गया, अब इस ओवम के चारों ओर फिर झिल्लियां बनती है। वो झिल्लियां एग मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। और एग मेम्ब्रेन कैसे बनती है, क्या टाइप्स है, इस पे अलग से व्याख्यान मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, तो स्टूडेंट वहाँ इसको वॉच कर सकते हैं। और अंडे की टाइप्स है, अंडों का क्लासिफिकेशन, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए उन बातों को मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा। और अंडों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंसेक्ट का अंडा कैसा है, फ्यूक्सस का कैसा है, फ्रोग का कैसा है, चिक का कैसा है, स्तनधारियों का कैसा है, तो अंडों की स्ट्रक्चर कैसी है, इस पे भी मैं वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ये oogenesis का एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन, कॉन्क्रीट सिस्टमेटिक स्टेप है, वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर करी। अब क्वेश्चन है कि इस oogenesis का हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है। तो जिस तरह शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है, ठीक उसी तरह oogenesis का भी नियंत्रण होता है। और अपनी बॉडी में हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ग्रोथ हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ये स्रावित होते हैं। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्रभाग है एडिनोहाइफाइसिस, उससे फिर 2 हार्मोन यहाँ पर स्रावित होंगे, एक तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये oogenesis को कंट्रोल करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पर oogenesis के अंदर जो ग्रोथ है, ओगुनिया बन रही है, वो एक्चुअल में इस एफएसएच हार्मोन्स के कारण बनती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटियल फेज के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए स्तनधारियों के अंडाशय में जो प्रारंभ के जो 14 डेज है वो पूटक प्रावस्था या फॉलिकुलर फेज के नाम से जाने जाते हैं और लास्ट के जो 14 दिन है वो ल्यूटियल फेज के नाम से जाने जाते हैं। तो ओवरऑल oogenesis का कंट्रोल हाइपोथैलेमस और अग्र पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये यहाँ पर डिफरेंस मैंने आपसे चर्चा करूंगा, शुक्राणु जनन में और अंडाणु जनन में क्या क्या डिफरेंस है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। शुक्राणु जनन occurs entirely in testes. Oogenesis occurs mostly in ovaries. शुक्राणु जनन में जो अर्शोत्री विभाजन है वो इक्वल प्रकार के हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों इक्वल है। लेकिन oogenesis में जो अर्शोत्री विभाजन बनते हैं वो अनइक्वल प्रकार के हैं। तो यहाँ पर केंद्रक विभाजन तो समान होता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन असमान होता है। टेस्टिस में जो जनन उपकला होती है वो शुक्राणु के उत्पादन में पार्टिसिपेट करती है, यानी जर्मिनल एपिथीलियम की जो सेल है उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। लेकिन अंडाशय की भित्ति में जो जनन उपकला होती है वो oogenesis में पार्टिसिपेट नहीं करती है।
शुक्राणु जनन में एक प्रिमोर्डिज्म सेल से देखें तो लाखों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं, लेकिन अंतिम जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उससे 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि oogenesis में एक ओवम बनता है और बाकी की 3 पोलर बॉडीज बनती है। यहाँ पर शुक्राणु जो बनते हैं वो स्पर्मेटोसाइट की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन oogenesis में जो ओवम बनता है ये ओवम सेकेंडरी oocyte की तुलना में बड़ा होता है। शुक्राणु जनन का जो प्रोसेस है ये अनरिप्टेटेड है, यानी कंटिन्यूस चलता रहता है, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं होता है, डिवीजन का कोई अरेस्ट नहीं होता है। लेकिन oogenesis में सेल डिवीजन होता है वो 2 बार अरेस्ट होता है, इट अरेस्टेड 2 टाइम्स। शुक्राणु जनन जो है ये प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है, जब लड़कों की आयु 13 साल 14 साल हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जब एफएसएसआर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन oogenesis की जो प्रक्रिया है ये गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाती है, भ्रूण के अंदर ही प्रारंभ हो जाती है। शुक्राणु जनन का जो प्रोसेस है ये सतत प्रोसेस है, और मनुष्य में तो ये भी देखा गया कि जेंट्स जब 60 साल का हो जाता है, 65 साल का हो जाता है, उसमें केस में भी उसमें शुक्राणु का उत्पादन चलता रहता है। लेकिन स्त्रियों में oogenesis एक निश्चित आयु तक ही होता है, 45 टू 50 ईयर्स के बाद में इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, प्यूबर्टी का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ शुक्राणु जनन में और अंडाणु जनन में डिफरेंस है। इसके अलावा एक मेन डिफरेंस और है, शुक्राणु जनन के अंदर मियोसिस पहले होता है, डिफरेंशिएशन बाद में होता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन से मतलब शुक्राणु जनन की सेकेंड फेज, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटिलियोसिस कहते हैं, जिसमें स्पर्मेटिड का रूपांतरण स्पर्म में होता है। लेकिन oogenesis में डिफरेंशिएशन पहले होता है, मियोसिस बाद में होता है। तो यहाँ पर oogenesis में डिफरेंशिएशन कौन सी होगी? ग्रोथ फेज। क्यों? ग्रोथ फेज के अंदर जो पोलरिटी की स्थापना हो रही है, कॉर्टेक्स की स्थापना हो रही है, ये सिमेट्रिक स्थापना हो रही है, ये विभेदन में आती है। सो इन स्पर्मेटोजेनेसिस meiosis is followed by differentiation, but in case of oogenesis differentiation is followed by meiosis। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है शुक्राणु जनन में और अंडाणु जनन में, और एग्जाम की दृष्टि से ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये ग्राफिकल चार्ट के द्वारा डिफरेंस दिखाया है शुक्राणु जनन में और अंडाणु जनन के अंदर। ये भी एक सिस्टमेटिक स्लाइड है शुक्राणु जनन में और अंडाणु जनन में डिफरेंस की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक जो मल्टीप्लिकेशन में जो अंतिम जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है उसके द्वारा लास्ट में 4 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन oogenesis केस में एक उगने के द्वारा एक ओवम बनेगा और 3 यहाँ पर पोलर बॉडीज बनेगी। सो ये ओवरऑल एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन, कॉन्क्रीट डिस्कशन आज के इस चैप्टर का। एक बार मैं फिर शॉर्ट में इसको कवरेज कर दूं। अंडाशय में प्रिमोर्डिज्म सेल्स के द्वारा ओवम का निर्माण oogenesis कहलाता है। oogenesis 3 पदों में संपन्न होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में केवल माइटोसिस होती है, और इस माइटोसिस के द्वारा प्रिमोर्डिज्म सेल से जितनी भी सेल्स बनेगी उसमें एक सेल तो ओगोनिया में कन्वर्ट होती है, बाकी की सेल या तो नर्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी या फॉलिकल कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी या दोनों में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्रोथ फेज के अंदर ये ओगोनिया आकार में वृद्धि करता है, और आकार में वृद्धि करता है तो इसकी साइज बड़ी हो जाती है। इस बड़े आकार की कोशिकाओं को प्राइमरी oocyte के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि oogenesis की ग्रोथ फेज है ये बहुत लंबी है, और ग्रोथ फेज को भी 2 भाग में डिवाइड किया है, प्रीविटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। प्रीविटेलोजेनेसिस में भी केंद्रक में परिवर्तन होते हैं, साइटोप्लाज्म में परिवर्तन होते हैं, और मैच्योरेशन फेज के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड के बाद में एक ओवम बनता है, 3 पोलर बॉडीज बनती है, और ओवम बनने के बाद में ये ओवम फिर अंडे के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन ओवम का जब अंडे में रूपांतरण होता है तो इसके चारों ओर झिल्लियां बन जाती है, जिनको एग मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और ये एग मेम्ब्रेन भी 3 तरह की हो सकती है, प्राइमरी टाइप की, सेकेंडरी टाइप की, टर्शियरी टाइप की। प्राइमरी टाइप की मेम्ब्रेन वो है जो जिनका ओवम खुद बनाता है या फॉलिकल सेल्स के द्वारा बनता है
या आपसी कोलाब्रेशन से बनता है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन वो है जो फॉलिकल सेल्स या नर्व सेल्स के द्वारा बनती है। टर्सी वो है जो अंडवाहिनी में माइग्रेशन के दौरान बनती है। सो एक नट सेल में oogenesis का प्रोसेस। और आपने ये व्याख्यान ध्यान से सुना, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और मेरी तरफ से धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको किसी प्रकार की एम्ब्रियोलॉजी व्याख्यान से संबंधित कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप ईमेल पे आप संपर्क कर सकते हैं kcsibis@yahoo.com, या व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज भेज सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9414466107। थैंक यू वेरी मच।